पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राजेश रंगा सामाजिक विज्ञान विषय कक्षा 10th का पढ़ाऊंगा आपको, और उस सामाजिक विज्ञान के पुस्तक का 6 नंबर लेसन जो है केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका पहला हिस्सा आपको पढ़ाया था कल, और आज दूसरा पार्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूं। और उसके तहत कल आपको बताया था कि सरकार क्या होती है, सरकार के अंग कितने होते हैं। सरकार के 3 अंग बताए थे आपको, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अपन ने सबसे पहले सरकार के पहले अंग व्यवस्थापिका की बात की थी। व्यवस्थापिका 2 प्रकार की बताई थी, एक संघीय स्तर पर एक व्यवस्थापिका होगी, राज्य स्तर पर एक व्यवस्थापिका होगी। संघीय स्तर पर जो व्यवस्थापिका होगी उसके भी 3 अंग होंगे। संघीय स्तर पर जो व्यवस्थापिका है उसके भी 3 अंग है, जिसको हम ज्वाइंटली या संयुक्त रूप से संसद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। संसद के 3 अंग है, संसद मिलकर 3 व्यवस्थाओं से बनकर संसद बनती है, जिसमें 2 सदन है, एक लोकसभा, राज्यसभा, और हमारे देश का जो राष्ट्रपति होते हैं, तीनों मिलकर संसद बनती है, और इसे ही हम संघीय व्यवस्थापिका कहते हैं। कल हमने अध्ययन किया था लोकसभा के बारे में, लोकसभा के संगठन, लोकसभा की निर्वाचन पद्धति, सदस्यों की योग्यता, कार्यकाल आदि के बारे में जानकारी की थी। आज हम राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। राज्यसभा जो है वो एक उच्च सदन है और महत्वपूर्ण सदन है। हालांकि इसको उतनी शक्तियां प्राप्त नहीं है हमारे संविधान द्वारा जितनी लोकसभा को है, फिर भी बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। अब अपन इसके राज्यसभा की संरचना एवं संगठन के बारे में जानकारी करेंगे। सबसे पहले सदस्य संख्या के बारे में। लोकसभा की सदस्य संख्या बताई थी आपको 552 अधिकतम, 545 पे चुनाव हो रहा है। अब अपन बात करते हैं राज्यसभा की सदस्यों की संख्या के बारे में। राज्यसभा की सदस्य संख्या अधिकतम हमारे संविधान के अनुसार 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य ही चुन के आते हैं। इसमें भी 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा। कितने सदस्यों का मनोनयन होता है? 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, और हमारे देश के राष्ट्रपति उनका मनोनयन करता है। और किनका करता है? ऐसे लोग जो साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, या कोई भी ऐसा विधि का क्षेत्र, या कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें उसने विशिष्टता हासिल की रखी है, ऐसे विद्वत लोगों को, ऐसे विद्वान लोगों को हमारे देश के राष्ट्रपति हमारे राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। फिर 233 सदस्य और रह गए, वो कहां से आते हैं? ये अपने को महत्वपूर्ण बात है। 233 सदस्य आते कहां से? ये 233 सदस्य हमारे देश के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के मिलाकर वहां के विधानसभाओं से चुनकर आते हैं 233 सदस्य, और 12 सदस्यों का हमारा देश का राष्ट्रपति मनोनयन करता है। दूसरी पद्धति है कि निर्वाचन पद्धति। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इनकी योग्यताएं क्या होती है। कौन व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है? सबसे पहली बात है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी भारत का नागरिक है वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। सदस्यों की योग्यता की बात कर रहे हैं। पहली योग्यता बताइए आपको कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता आयु से संबंधित है। लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंट है, क्योंकि लोकसभा निम्न सदन है, यानी वहां आयु ज्यादा कम, और राज्यसभा उच्च सदन है तो वहां पर आयु ज्यादा होगी। लोकसभा में आयु है 25 वर्ष, तो राज्यसभा में कितनी होगी? निश्चित रूप से अपन बता सकते हैं कि 5 वर्ष ज्यादा होगी। राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए योग्यता कम से कम उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, तो ही व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। 2 योग्यताएं बताई, भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरे बताई कि उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, तीसरी बात है कि वो किसी भी लाभ के सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए, लाभ के सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए, और चौथी योग्यता है वो पागल, दिवालिया या घोषित अपराधी नहीं होना चाहिए। ये 4 प्रमुख योग्यताएं हैं राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। अब बात आती है कार्यकाल। कल जब लोकसभा के बारे में बताया था उस समय भी आपसे मैंने कहा था ये जो मैं बता रहा हूं उस समय राज्यसभा डिस्कस करूंगा जब कार्यकाल के बारे में बात करेंगे। लोकसभा का कार्यकाल बताया था
उसके बाद में लोकसभा भंग हो जाती है, उससे पूर्व भी भंग हो सकती है। राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल की चर्चा कर रहे हैं। राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल की बात करते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, जबकि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। तो ये डिफरेंट है दोनों में। क्यों? क्योंकि वो निम्न सदन है, ये उच्च सदन है। यहाँ के सदस्य 6 वर्ष तक रहते हैं। लेकिन एक बात है, लोकसभा का कार्यकाल बताया था 5 वर्ष, लेकिन आपसे पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो अधिसंख्य के बच्चों का जवाब आता है कि राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष होता नहीं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं है, निरंतर चलने वाला सदस्य है। क्यों चलता है, कैसे चलता है? क्योंकि इसमें हर 2 साल के बाद में इसके 1/3 यानी 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और नए बन जाते हैं, और सदस्य संख्या वही 245 बनी रहती है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, अपन बात कर रहे हैं कार्यकाल के बाद में अपन बात करते हैं पदाधिकारी। राज्यसभा के पदाधिकारी कौन हो सकते हैं? राज्यसभा के पदाधिकारी 2 होते हैं, एक सभापति और एक उपसभापति। इसका प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है कि सभापति यानी राज्यसभा का सभापति कौन होगा। उसमें महत्वपूर्ण बात है कि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो कौन होता है फिर? यानी देश का जो उपराष्ट्रपति होगा वो ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये हमारे संविधान में एक विशेष प्रावधान किया गया है कि जो देश का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होगा, यानी राज्यसभा की संपूर्ण कार्रवाई देखरेख जो है देश के उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति के माध्यम से होगी। दूसरा पदाधिकारी बताया उपसभापति। दूसरे कौन है? उपसभापति। दूसरे पदाधिकारी कौन है? उपसभापति। उपसभापति जो है वो राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को राज्यसभा का उपसभापति नियुक्त करते हैं, और वो सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की संपूर्ण कार्रवाई के संचालन करने का अधिकार सभापति को होता है। देखिए, अपन ने राज्यसभा की संरचना एवं संगठन के बारे में जानकारी ली। अब संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों की बात कर रहे हैं। संसद की कार्य एवं शक्तियों की बात करेंगे। संसद की कार्य एवं शक्तियां, विधायी शक्तियां, संविधान में संशोधन की शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां, निर्वाचन संबंधी शक्तियां और विविध शक्तियां। यानी संसद के पास में 6 प्रकार की अधिकार है, कार्य है या शक्तियां हैं। पुनः एक बार बताता हूं, विधायी शक्तियां, संविधान में संशोधन की शक्ति, वित्तीय शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां, निर्वाचन संबंधी शक्तियां और विविध शक्तियां। संसद के पास में 6 शक्तियां। कितनी शक्तियां बताई? 6 शक्तियां। सबसे पहले डिस्कस करेंगे विधायी शक्तियां। हमारे देश के संविधान में 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियां दी गई है, और हमारे देश में जितने भी कार्य हैं और जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी अधिकार हैं, उनका विभाजन इन 3 शक्तियों के माध्यम से कर दिया गया है हमारे संविधान में। एक केंद्रीय सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं उन पर कानून निर्माण करने का कार्य संसद के पास में, जबकि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का कार्य राज्य विधानमंडलों को है, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का कार्य संसद और राज्य सरकार दोनों के पास में है। विधायी शक्ति के जितने भी संघ सूची के जितने भी विषय है उस पर कानून निर्माण करने का कार्य संसद के पास में है। समवर्ती सूची के विषयों का भी कानून केंद्रीय व्यवस्थापिका बना सकती है और राज्य व्यवस्थापिका भी बनाती है। किसी विषय पर दोनों ही सरकारें कानून बनाती है, तो किसका कानून मान्य होगा, इसका भी संविधान में प्रावधान किया गया है
कि समवर्ती सूची पर यदि राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया, केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया है, तो वो कानून जो केंद्र सरकार ने बनाया है वो मान्य होगा। तो ये पहली विधायी शक्ति है हमारे संसद के पास में। दूसरी है संविधान में संशोधन की शक्ति। हमारे संविधान में प्रावधान किया है कि समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है, और ये संविधान में संशोधन का लगभग मैं कहता हूं सारा का सारा अधिकार संसद को दे रखा है। संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को है। वो साधारण बहुमत के माध्यम से या 2/3 बहुमत के माध्यम से किसी संसद के संविधान के किसी भी पॉइंट को वो संशोधित कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन का पूरा अधिकार उनको। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आती है जब संसद के दोनों सदन और आधे से अधिक राज्य उस विषय में संविधान संशोधन करते हैं, तो ये वो संविधान संशोधन मान्य होता है। तीसरी शक्ति वित्तीय शक्तियां। और वित्तीय शक्तियां जो भारत की जो व्यवस्थापिका है वो भारतीय जनता की प्रतिनिधि है, और संसद में और विशेषकर यूं कहें कि लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से कोई भी वित्तीय बिल जब तक पास नहीं होता, भारत सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकता। तो ये वित्तीय शक्तियां थी। चौथी है प्रशासनिक शक्तियां। जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का कार्य करती है संसद। और संविधान में लिखा हुआ है कि देश का जो मंत्रिमंडल होता है, देश की जो सरकार होती है, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। अपने कार्यों के प्रति सारे के सारे जवाब कहां देगी? वो संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में उसको जवाब देना पड़ता था। प्रशासनिक शक्तियां की बात। फिर निर्वाचन संबंधी शक्तियां। देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो दोनों संसद के सदस्य, दोनों सदन के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो निर्वाचन संबंधी शक्तियां भी हमारी संसद को प्राप्त है। इसके अलावा कई विविध शक्तियां भी हमारे संविधान ने दे रखी है, जिसमें कि वो महाभियोग लगा सकते हैं। यदि राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी प्रकार से संविधान के अनुकूल या संविधान के विपरीत जाकर कोई कार्य करते हैं तो उनके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। वो महाभियोग कहां लगेगा? संसद लगाएगी। चाहे वो राष्ट्रपति है, वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। तो ये विविध शक्तियों के तहत पहला पॉइंट। दूसरा है कि राष्ट्रपति यदि इमरजेंसी घोषित करता है, इमरजेंसी आपको पता है कि ऐसे संकट काल की परिस्थिति में देश में हमारे संविधान में प्रावधान है कि वो इमरजेंसी घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित करेगा तो उसको विदिन ए मंथ 30 दिन के भीतर संसद में उसका अनुमोदन होना आवश्यक है। तो आज अपन ने पढ़ाया राज्यसभा के बारे में, उसके संगठन के बारे में, दूसरा संसद की कार्य शक्तियों के बारे में पढ़ा और उसके बारे में अपन ने जानकारी दी। अब अपन जो बात करते हैं, देखिए बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देश का लोकसभा, राज्यसभा, ये हमारा लोकतंत्र जो है वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे। तो ऐसे समय में हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़ना है। ये कोरोना काल है, इस कोरोना काल में हमें समय का सदुपयोग करना है और बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। अपन तीसरे हिस्से में कल लगभग इस पाठ के कुछ ऐसी बातों को लेंगे जो वो आपके आने वाले समय में बहुत ही जानकारी रहेंगी।